तो नमस्कार दोस्तों, अपन आज फिजिक्स की जो क्लास रहने वाली है उसका नाम क्या है? विद्युत धारा। ठीक है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो फिजिक्स के अंदर आपका एक टॉपिक और रहा है, इसके बाद है चुंबक है, और इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन एक ही क्लास में करवा दूंगा। सबसे पहले इन बेसिक को पढ़ना है आपको और इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा हाथ से, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। इनकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से इनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, तब जाके वहां पर क्वेश्चन सही होगा। ठीक है ना, एक बार इस प्रकार देखने से कोई मतलब नहीं निकलता। और एक और बता देता हूं मैं, फॉर्म चालू हो गए हैं। वास्तव में 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। अग्निवीर की सबसे बड़ी भर्ती है ये। थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार नहीं आती ऐसी भर्ती। और जो मजाक में बनाएगा, उल्टे सुल्टे कमेंट करेगा, वो यहीं रह जाएगा। सीरियस होके पढ़ लो। 2-3 महीने की बात है, जून में तो पेपर ही है। ठीक है ना, अरे जून में पेपर है आपका, तो 2-3 महीने में कुछ नहीं होता। 2-3 महीने पढ़ लो। चीजें रिवीजन करने के लिए कितना अच्छा मौका दे रखा है आपको। आप फिर से क्लासों को देख सकते हो। मैंने आपको मेरे नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन नया है तो मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है। जो क्वेश्चन नया है दूसरे दिन पूछ लेना, लेकिन पढ़ो तो सही। अरे दिन में कितनी घंटा पढ़ते हो आप क्लास में? है ना, 3 घंटे क्लास में बैठते हो ना। हाँ, मैंने बोला था क्लास में बैठ रहे हो ना, इसके अलावा आप 3 घंटे पढ़ लेना। 1 घंटा आप जीके पढ़ लेना, 1 घंटा मैथ पढ़ लेना, 1 घंटा साइंस पढ़ लेना। 3 घंटे पढ़ लेना। पेपर पास न हो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन परमानेंट पढ़ना है 3 घंटे। अरे नहीं करना 6, नहीं करना 6, लेकिन 3 घंटा पढ़ना है तो मोबाइल को एक तरफ बंद करना है, उसके बाद पढ़ना है। हाँ, टेस्ट रोजाना। हाँ, 1 घंटा रोजाना टेस्ट मिलेगा आपको 9 बजे। 50%। अच्छा टेस्ट, हाँ एकदम जैसा एग्जाम में आता है ना। क्या 9 बजे? हाँ, खाना वगैरह खा के एकदम आराम से 9 बजे बैठ जाना। 9 बजे टेस्ट होने वाला है। क्या नंबर आप ही लिखो, कितना सही है कितना गलत है। हाँ, पहले जैसे आपको 10-15-20 सेकंड आपको दूंगा मैं, आपको क्वेश्चन करना है, फिर मैं बताऊंगा। आपका कमेंट सही आ जाएगा तो मैं मान लूंगा सही है आपका, गलत आए तो अपने आप पता चल जाएगा मेरा गलत हो गया। 50 में से 30 सही हो रहे हैं, 35 सही हो रहे हैं, अपने आप पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टेस्ट को मैं फिर टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहां से आप फिर से निकाल लेना। आपको लगता है कि एक बार फिर से निकाल दें, क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, मुझे फिर से कर लेना। तो मेरा कहना का मतलब यही है, समय सबको एक जैसा बार बार नहीं मिलता। आज आपको ये समय मिल रहा है ना, तो 12 महीने 2 साल बाद आपको लगेगा यार जो समय था उस समय का मैंने सदुपयोग नहीं किया, ये लगेगा आपको वास्तव में। तो जो समय जिस टाइम मिलता है ना व्यक्ति के अंदर, देखो समय और समझदारी 2 चीज होती हैं। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों एक साथ आ जाती हैं, और जिनके पास एक साथ आ जाती है ना वो बहुत जल्द सफल भी हो जाते हैं। वो मैं कहता हूं 2-4% ही होती हैं ऐसे लोग जिनके पास समय और समझदारी दोनों एक साथ आती है। अपने क्या होता है, जब समय आता है तब अपने पास समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है ना तो अपना समय चला जाता है। फिर अपने को लगता है कि यार पढ़ लेते तो, उस टाइम पढ़ लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। आज आपको नहीं लगता क्या कि स्कूल में थोड़ा अच्छा पढ़ लेते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते? ठीक है ना, गणित के छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे, स्कूल के अंदर थोड़ा पढ़ लेते तो, लेकिन वो टाइम चला गया। अब वापिस स्कूल वो बचपन कभी नहीं आएगा। ये बात बोल रहा हूं मैं, समय समझदारी दोनों एक साथ नहीं आती। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके अंदर, समय तो है ही आपका, फिलहाल आपका ही समय है थोड़ी समझदारी लाने का। मैं कह रहा हूं 1 महीने 2 महीने पढ़ लो, आपको पढ़ने के बाद खुद को अंदर से फील होगा कि वास्तव में मैं तैयारी कर रहा हूं, पेपर पास हो जाएगा मेरा। तो पढ़ोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। आपको लगेगा यार कुछ आ ही नहीं रहा,
यहाँ क्लास से लेने क्लास, यहाँ क्लास में बैठने से कुछ नहीं होता। अरे यहाँ तो और कोई लाके बैठा दो, यहाँ देखने से सिलेक्शन थोड़ी होता है और सब पास हो जाओगे क्या? नहीं होगे। या आपको लगता है सब हो जाएंगे पास? नहीं होंगे, पिछली बार भी नहीं हुए थे। जो पढ़ेगा उसी का ही पेपर पास होगा। आपके सामने बच्चे दौड़ करने गए थे ना, तो खुद तो कुछ तो लगना चाहिए कि यार ये दौड़ करने जा रहा है तो 2-4 महीने बाद मेरा भी नंबर आए कि मैं भी दौड़ करने जाऊं। तो 2 महीने 3 महीने पढ़ लो। मैं तो कहता हूं यहां से क्लास से छुट्टी होने के बाद 3 या 4 घंटे बैठ कर पढ़ना है आपको। यहीं क्लास में आके बैठ जाए करो। रूम में आपको लगता है कोई डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास में आके बैठ जाए करो, यहां पढ़ लिया करो, पढ़ा करो। तो आज अपन का जो टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का, फिजिक्स के अंदर विद्युत धारा। अपने लगभग फिजिक्स के टॉपिक हो चुके हैं। आपको लगता होगा फिजिक्स अपने ये एंड पर है, तो अपना आज टॉपिक रहने वाला है विद्युत धारा। वैसे तो देखें ये टॉपिक कोई खास नहीं है, थोड़ा सा बस रटने वाला सा टॉपिक है। विद्युत धारा यानी करंट फ्लो। कोई तार होता है उसमें करंट फ्लो होता है क्या? बिल्कुल। जैसे ये बैटरी है अपनी, ये प्लस है ये माइनस, ये कोई रोड है, इस रोड के मैंने इधर से और इधर से इस बैटरी को ऐड कर दिया, तो बताओ इस रोड के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, बस यही है धारा प्रवाह। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आवेश का प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर यानी कितने समय में कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं, वही क्या है? विद्युत धारा है। आवेश, सर्वप्रथम आवेश की गणना किसने की थी? थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले आवेश की गणना की थी। किस प्रकार? अपन पढ़ के आए ना, किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके अंदर आवेश पैदा हो जाता है, घर्षण से आवेश पैदा हो जाता है। अपन अब सर्दी में वो रजाई कंबल अपन ओढ़ते हैं तो उसके अंदर चिंगारियां उत्पन्न होती है। वो क्यों होती है? वो अपने घर्षण से उसके अंदर आवेश पैदा हो जाते हैं और वो आवेश अपने को नजर आते हैं। तो थेल्स ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। घर्षण, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण करके आवेश के बारे में थेल्स ने बताया था। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को आपस में या किसी वस्तु से रगड़ने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण ला दे, वही क्या है? आवेश। आवेश यानी आवेशित होना, यानी दो वस्तुओं को रगड़ने से उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है ना, वही आवेश कहलाता है। आवेश के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? थेल्स ने। जामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश, ये फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश 2 प्रकार का होता है, सब जानते हैं। एक तो धनावेश होता है और एक ऋणावेश। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। समान आवेश प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस दोनों होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो आवेश एक तो होता है धनावेश, धनावेश क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और एक होता है ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तभी तो ऋणावेश आया, ऋणात्मक हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। और धनावेश यानी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए ये धनावेशित हो जाता है। जैसे ये देखो, ये एक बैटरी है, बैटरी से देखो करंट प्रवाह हो रहा है क्या? अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं क्या? ये ई यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं तो विद्युत धारा किधर दौड़ेगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में दौड़ती है हमेशा। तो अपने जो लाइट आती है ना तारों में, ये कैसे आती है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ के उल्टी साइड में चलते हैं और उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, तो अपने को विद्युत धारा यानी करंट प्राप्त होता है। ये देखो, समान आवेश प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, क्या होगा? प्रत्येक समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। आवेश का मात्रक याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। वहीं प्रोटॉन प्लस में होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। प्रोटॉन का भी सेम ही होता है, लेकिन ये प्लस में होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ये मान होते हैं। फेराडे, एक फेराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। जैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, इसी प्रकार फेराडे क्या है? आवेश का मात्रक ही है, लेकिन एक फेराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम होता है। इतने कूलाम होते हैं एक फेराडे में।
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है, क्योंकि एक फैराडे में देखो कितने कूलाम होते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। एक फैराडे का मान किसके बराबर होता है? 94,500 कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना सर्वप्रथम करने वाला था मिलिकन। ये मिलिकन नामक वैज्ञानिक था जिसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की थी एक तेल बूंद प्रयोग से। किसके प्रयोग से? तेल बूंद प्रयोग से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की सर्वप्रथम गणना की थी। तब इस आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसके बारे में बताया था मिलिकन ने। कुछ समझने वाली बात चीज नहीं होती है, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? देखो, विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा ये होता है आवेश में प्रवाह की दर। इसका मतलब ऊपर तो क्या आ जाएगा? आवेश, और नीचे क्या आ जाएगा? दर। दर का मतलब होता है कितने समय में कितना आवेश गुजर रहा है। आवेश इसको लिखा जाता है, देखो, I बराबर Q अपॉन में T। I बराबर Q, I यानी इलेक्ट्रिसिटी, Q यानी आवेश, T यानी समय, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक अभी पढ़ गया है, क्या होता है? कूलाम होता है। ये लो, कूलाम बट्टा T का मात्रक क्या होता है? समय होता है। कूलाम बट्टा समय क्या? और कूलाम बट्टे समय को ही लिखा जाता है एम्पियर। क्या लिखा जाता है? एम्पियर। क्वेश्चन आता है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। पढ़ते हो क्या? बिल्कुल पढ़ते हो। विद्युत धारा का ही मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड। क्यों? विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन में T। Q आवेश है क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वही T का मात्रक क्या होता है? समय। और कूलाम बट्टे समय को संयुक्त रूप से बोला जाता है एम्पियर। एम्पियर। तो क्वेश्चन आता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, दोनों ही होते हैं। धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है क्या? बिल्कुल। अब चित्र देखा था ना उसमें। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा का प्रवाह हमेशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है, जबकि धारा प्रवाह I का मान होता है प्लस से माइनस की ओर। धारा दो प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है ये। धारा कितने प्रकार की होती है? एक एसी होती है और दूसरी डीसी होती है। सबको पता है एसी कौन सी होती है, डीसी कौन सी होती है। हाँ, डीसी जो बैटरी वगैरह होती है ना, गाड़ियों की बैटरी वगैरह जितनी, उन सब में डीसी होती है। डीसी और एसी में अंतर क्या होता है? देखो, एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और ये होती है दिष्ट धारा। एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में, और डीसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती, ये लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा लिखा हुआ है। धारा की दिशा बदलती है। एसी के अंदर धारा की दिशा क्या है? बदलती है, जबकि डीसी के अंदर धारा की दिशा नहीं बदलती। देखो, ये उल्टा कर दिया इसने। ये एसी है, धारा की दिशा बदल रही है क्या? बदल रही है, टाइम के अनुसार बदलती है, जबकि डीसी के अंदर धारा की दिशा बदलती नहीं है, स्ट्रेट चलती है, एकदम सीधी चलती है। एसी के अंदर अरे एसी के अंदर धारा की दिशा बदलती है, जबकि डीसी के अंदर नहीं बदलती। तभी तो क्वेश्चन बनता है, किसी व्यक्ति को एसी या डीसी में से अधिक झटका किसका महसूस होगा? डीसी का। डीसी का अधिक झटका महसूस होता है। इसकी धारा, इसकी दिशा बदलती नहीं है। एसी के अंदर एसी का झटके से व्यक्ति छूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिशा बदलती है, कम और ज्यादा, इसकी आवृत्ति कम और ज्यादा होती है। जबकि डीसी है ना, इसकी दिशा बदलती नहीं है। ये एक बार पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, फिर इसका झटका अधिक महसूस होता है, इसका झटका कम महसूस होता है एसी का। ठीक है ना? धारा की दिशा बदलती है, इसके अंदर धारा की दिशा अपरिवर्तित रहती है। डीसी के अंदर वोल्टेज घटता बढ़ता है क्या? अरे घटता बढ़ता है, तभी तो झटका महसूस होता है और छूट जाते हैं पड़े। अगर वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं ना, तो छूटते नहीं है पड़े। वोल्टेज स्थिर रहता है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया। आवर्ती, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आवर्ती, भारत के अंदर इसकी आवृत्ति होती है 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। जबकि यूएसए के अंदर होती है ना, ये होती है 110 वोल्ट और यहाँ होती है 60 हर्ट्ज। नहीं लिखी क्या इसमें? 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, ये यूएसए यानी अमेरिका के अंदर होती है। 220 वोल्ट नॉर्मली अपन देखते हैं ना कि ये आवृत्ति कितनी आ रखी है? 220। 50 हर्ट्ज क्या होता है? 50 हर्ट्ज होता है 1 सेकेंड के अंदर इसकी जो कंपन की स्थिति, जैसे ये बल्ब है ना,
ये 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऑन होता है, 50 बार क्या होता है, ऑफ होता है। 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऑन ऑफ होता है ये। उसी प्रकार अमेरिका में 1 सेकंड के अंदर कितना होता है, वो 60 बार ऑन ऑफ होता है। और इसकी वोल्टता 220 वोल्टता होती है। हर्ट्ज इसकी आवृत्ति ये 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। एसी के स्रोत कौन से हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, घरेलू परिपथ और उपकरण, सभी एसी की होती है ये। जबकि डीसी की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। स्रोत जैसे शेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, ये सब डीसी के होते हैं। अब एसी और डीसी दोनों में अंतर होता है। देखो, एसी को डीसी में बदलने के लिए और डीसी को एसी में बदलने के लिए कन्वर्टर होता है बीच में। फॉर एग्जांपल, अपन मोबाइल का चार्जर होता है ना, चार्जर के ऊपर वो एडेप्टर होता है। एडेप्टर क्यों होता है, अरे ये एसी आ रही है अपने तारों में तो, और मोबाइल के अंदर बैटरी है क्या, और बैटरी किसका उदाहरण होता है, डीसी का होता है। तो वो एडेप्टर इसीलिए होता है, वो एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आप कभी देखना, छोटे होंगे तो आपने ये प्रयोग भी किया होगा। चार्जर को आप, जो टूटा हुआ चार्जर है उसको सीधा डाला होगा प्लग में, और क्या हुआ, हाँ, क्यों कि वो चार्जर किसका है, डीसी का है, और आपने डीसी वाला सीधा किस में लगा दिया, एसी में लगा दिया, तो इनका कोई मेल ही नहीं होता। तो इसको मेल बनाने के लिए बीच में वो होता है, एडेप्टर होता है। एडेप्टर एसी को डीसी में बदलता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो एसी और डीसी समझ में आ गई क्या। बैटरी वगैरह होती है उनमें डीसी होता है, और अपन नॉर्मल जो घर में जितने भी काम उपकरण काम में लेते हैं ना, वो एसी के होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करे, यह एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र जानते हो क्या, किसी भी वस्तु में अगर धारा प्रवाह करते हैं ना, तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यह कोई तार है, इस तार के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसके चारों ओर एक ऐसा, हाँ, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र है। अपन को ये नॉर्मल तार होते हैं उनमें पता नहीं चलता, लेकिन ये बड़े बड़े टावरों वाली लाइनें जाती है ना, अपन कहते हैं उसके पास जाते हैं तो भी अपन को खींच लेती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह वस्तु को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्योंकि उसमें जो धारा प्रवाह है बहुत हाई वोल्टेज का है, हाई वोल्टेज का है, तो तारों के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वो दूर से ही क्या कर लेता है, वस्तु को आकर्षित कर लेता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन में Q होती है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, F यानी क्या होता है, बल। E बराबर F अपॉन में Q, F यानी बल और Q यानी आवेश। E आवेश से उसमें बल उत्पन्न हो जाता है और वो दूर से वस्तु को खींच लेता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। अरे F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक है न्यूटन है, और Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ये याद हो जाए, ये याद कर लोगे ना तो ये इसके मात्रक वगैरह अपने आप याद हो जाते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर F अपॉन में Q। F तो बल होता है और बल का मात्रक न्यूटन, तो ऊपर तो आ जाएगा न्यूटन, और Q आवेश, आवेश का मात्रक है तो न्यूटन प्रति, ये मात्रक बन गया। अब कूलम का नियम, कूलम का नियम पढ़ा हुआ। देखो कूलम का नियम क्या कहता है, यदि कोई दो आवेश है Q1 और Q2, दो आवेश है, उन आवेशों के बीच की दूरी r, तो इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है ना वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। कूलम ने कहा था कि दो कोई आवेश है जैसे Q1 और Q2, इनके मध्य विद्युत बल ज्ञात करें ना, तो विद्युत बल F है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 गुणा Q2 के बराबर होता है। जबकि इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी r है ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलम ने बताया था। तो F समानुपाती Q1 Q2, यानी कहने का मतलब अगर दो आवेश है Q1 Q2, बल है, तो अगर इन आवेशों का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। जबकि मध्य की दूरी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है क्या,
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। अगर दूरी बढ़ रही है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बताया था कूलाम ने। ये देखो F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r², तो F समानुपाती Q1 Q2 r²। अब ये समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए K नियतांक लिया गया। क्या लिया गया, K नियतांक। F बराबर समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए K नियतांक ले लिया, Q1 Q2 r²। ये कूलाम का नियम है। K कूलाम का नियतांक कहलाता है क्या, एक नियतांक लिया तो कूलाम का नियतांक कहला गया। इस K का मान याद रखना, ये पूछा जाता है कई बार। K बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में Q²। याद रह जाएगा क्या। विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, ये सभी कौन सी राशियां हैं, अदिश हैं। याद रखना, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, ये सभी अदिश राशि होती है। इन सभी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है अपना, ठीक है ना। एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत दूरी है ये, अनंत से लेकर आते हैं ना, तो उनमें किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। अरे एक धनावेश को इस आवेश तक लाने में कार्य तो कर रहे हैं, तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम बोल दो या फिर वोल्ट बोल दो। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, दोनों को संयुक्त रूप से वोल्ट बोल दिया जाता है। इनका क्वेश्चन आता है, एक तो होता है एमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर, और दोनों कंफ्यूजन भी करते हैं। क्वेश्चन आता है तब कंफ्यूज कर देते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर क्या करता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अब श्रेणी, एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। श्रेणी क्रम यानी एक श्रेणी में, और समांतर क्रम यानी समान क्रम होता है इनका। तो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का अर्थ होता है एक शुद्ध एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भी पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम ने बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है ना, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अरे आप चल रहे हो, आपका कोई विरोध करे कि मत जा, तो आपका विरोध कर रहा है क्या, तो वो आपके लिए प्रतिरोध है। तो हाँ, तो धारा के प्रवाह का जो विरोध करे ना, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आदर्श एमीटर है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य। ये कोई प्रतिरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा धारा का। वोल्टमीटर की बात करें, ये विभवांतर को मापता है। परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है क्या, ये समांतर क्रम में जुड़ता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होना चाहिए आदर्श एमीटर का। प्रतिरोध समझ में आ गया क्या, ये जुड़ा है, देखो ये एमीटर जुड़ा है और ये वोल्टमीटर जुड़ा है, इस प्रकार जुड़ता है ये। एक तो होता है समांतर क्रम और एक होती है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होती है, इस पीपीटी में है या नहीं है, ये तो इतनी है, मैं बता देता हूं आपको। देखो परिपथों को जोड़ने के दो क्रम होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। क्वेश्चन भी आता है, इनके उदाहरणों का क्वेश्चन आता है। समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। देखो श्रेणी, नाम से पता चल रहा है एक श्रेणी में जोड़ देना। जैसे ये कोई यहां बल्ब है, ये कोई यहां बल्ब है, ये कोई यहां बल्ब है, और इस प्रकार लाकर इसको इस बैटरी से अपने जोड़ दिया। अब बताओ यहां पर कुछ यानी तार का कट हो गया, यानी धारा यहां से धारा की रुकावट हो गई। रुकावट होते ही बताओ ये सभी बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अरे ये श्रेणी क्रम में है, यानी एक ही क्रम में तो सब जुड़े हुए हैं। लेकिन समांतर क्रम क्या कहता है, समांतर क्रम इस प्रकार होता है। देखो ये यहां बल्ब है, ये यहां बल्ब है,
और ये यहाँ बल्ब है, इन दोनों को नीचे लेके आओ और यहाँ बैटरी से जोड़ दो। अब देखो, अब इस बल्ब को यहां से तार को कट कर देते हैं तो इन बल्बों पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसको काट देंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब तीनों को लिए ये जो है समांतर क्रम है, यानी परिपथ किस क्रम में जुड़े गए? समांतर क्रम में, यानी एक के प्रभावित होने से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उदाहरण पूछा जाता है कि कौन से जो परिपथ हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और कौन से समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका उदाहरण आता है ब्याह शादी में जो डेकोरेशन लगाया जाता है ना, बत्तियों की झालरें, वो कौन से क्रम में होती हैं? कौन से क्रम में होते हैं? वो होती है समान श्रेणी क्रम में। सही है। कहने का मतलब वो उनका जो जॉइंट है ना वो एक ही होता है। एक जगह से अगर वो कट हो गई ना तो वो पूरी की पूरी झालर बंद हो जाएगी, आगे से जगनी पूरी झालर बंद हो जाएगी। डिवाइडर के ऊपर लगी हुई स्ट्रीट लाइटें, अरे रोड लाइटें नहीं होती हैं क्या? कौन से क्रम में होती हैं? वो श्रेणी क्रम में ही होती है। हाँ, एक लाइट को देखना आप, इवनिंग के समय थोड़ा सा अंधेरा होता ही है ना, एक बटन दाबते ही पूरी लाइटें जल जाएंगी। एक बटन, अरे कोई जाके खम्भे के नीचे चालू करता है क्या? मैं इसको चालू कर दिया, फिर अगले वाले को अगले चालू कर दिया, तो एक बटन से ही सारी स्ट्रीट लाइटें ऑन हो जाती है। एक बटन से कुछ जगह देखो पोल के ऊपर लाइट लगी हुई है, उसके नीचे बटन लटका हुआ है, उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं। जो मेन लाइटें होती है ना, जो एक बटन के साथ तो सभी ऑन आ जाती हैं और एक बटन के साथ सभी ऑफ हो जाती है। इसका मतलब है वो श्रेणी क्रम में तो जुड़ी हुई है। अपने घर में जितने भी उपकरण होते हैं ना, जितने भी उपकरण, वो कौन से में जुड़े होते हैं? वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अपने घर में देखना, समांतर क्रम में सबका अलग अलग स्विच होता है, हर परिपथ का अलग स्विच होता है। देखो, हर रूम की अलग लाइट होती है क्या? ये होता है कि एक रूम की लाइट बंद करते ही सभी लाइटें बंद हो जाती है? ऐसा नहीं होता। तो हर रूम की अलग अलग लाइट होती है, हर पंखे का अलग स्विच होता है। एक पंखा कहीं खराब हो गया तो दूसरे रूम वाले पंखे पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसका मतलब समांतर क्रम में अपने घर में जितने भी जो लाइट फिटिंग होती है ना, वो समांतर क्रम में होती है। लेकिन इसका क्वेश्चन बनता है, जो एमसीबी लगी होती है ना मीटर के पास में, फ्यूज तार वाली, वो एमसीबी कौन से क्रम में लगाई जाती है? वो श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। इसका क्वेश्चन आता है। हाँ, वो श्रेणी क्रम में। अगर एमसीबी गिर गई ना तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। यानी श्रेणी क्रम के बंद होते ही बताओ आगे के सभी परिपथ बंद हो गए क्या? इसका मतलब वो एमसीबी किस में लगाई जाती है? श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। अरे ये लगाएंगे तो बताओ, हाँ वैसे अलग अलग एमसीबी लगती है, लेकिन जो मेन एमसीबी होती है ना वो एक ही होती है, जो मीटर के पास में लगती है ना वही होती है, और वो होनी भी चाहिए। आगे घर के अंदर अगर कहीं कोई लाइट फॉल्ट वगैरह कुछ घटना हो जाती है ना, तो पता होना चाहिए भाई मीटर के पास में एमसीबी लगी हुई है, उसको जाते नीचे गिरते ही आगे के सभी परिपथ ऑफ हो जाते हैं। ठीक है ना? तो घटना से बचा जा सकता है ना। वरना क्या होता है, एमसीबी नहीं होती है ना, आगे कहीं किसी का करंट लग गया तो लग ही गया। अरे तार को हटाए कैसे? अरे तो वो सिस्टम अपने पास नहीं है। सिस्टम तो बता दे क्या क्या आ गया। सिस्टम तो ऐसा ही है कि कोई बच्चा अगर टच करता है तो उससे पहले लाइट कट जाती है। हाँ, तो इस टॉपिक की आज इतनी पीडीएफ पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही मैटर छपा हुआ इसमें। बोलो। हाँ, एक तार पर करंट कौन आया? रुको एक बार। तो ये आज अपना टॉपिक इतना ही है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।